आज मैं प्रतिनिधि सभा अमेरिका की करवाऊंगी। कई दिनों से मैंने आपको अमेरिका की कांग्रेस के बारे में करवा रही हूँ। आज जो चर्चा करेंगे वो है प्रतिनिधि सभा। अमेरिकी कांग्रेस का जो निम्न सदन है, कांग्रेस का लोकप्रिय निम्न सदन जो है वो प्रतिनिधि सभा है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा का गठन जो है जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक प्रतिक्रिया होती है और उसी के अनुरूप वो आचरण करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयॉर्क राज्य से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन जो छोटे राज्य हैं जैसे अलास्का, नेवादा और डेलावेयर आदि राज्यों से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन में जो संशोधन है वो है 1941 में एक संशोधित एक्ट बना, जिसे पुनः निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई। पहले मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था थी, किंतु जनसंख्या के निरंतर बढ़ने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया है। मूल संविधान में की गई यह व्यवस्था अभी तक बनी हुई है कि अमेरिकी संघ के प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो इस प्रकार से होता है। अब है कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, उनकी योग्यताएं हैं कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगली जो योग्यता है वो है कि अमेरिका में कोई भी नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। उससे अगली है उम्मीदवार उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वे प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में यह परंपरा स्थापित है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरना उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव है वह एक व्यस्त मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त है। 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। 1920 में पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं प्राप्त था। 1920 में 19वें संशोधन के द्वारा उन्हें मताधिकार का अधिकार दिया गया। 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार मताधिकार के संबंध में किसी भी आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिए गए। 26वें संशोधन के द्वारा अब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जो है वो मताधिकार का अधिकार प्राप्त करता है। प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष है। इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन अवश्य होगा। 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होगा। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत हों तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करता है। अब प्रतिनिधि सभा के गठन के संबंध में एक और जो प्रथा वहाँ प्रचलित है वो है जेरी मैंडरिंग।
जेरिमैंडरिंग एक वहाँ की प्रथा है। प्रतिनिधि सभा के गठन के संबंध में प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्र में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजय हों। ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो है किया जाता है, ये एक जेरिमैंडरिंग की प्रथा है, जिससे कि बहुमत प्राप्त जो दल है उसके सदस्य अधिक जीते और विपक्षी दल के सदस्य कम जीते। इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा का गठन जो है इन उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा होता है। अगले है कि प्रतिनिधि सभा का एक स्पीकर होता है। इस स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं। यदि अमेरिका में सम्मान का महत्व है, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। स्पीकर का जो चुनाव है वो है प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है प्रतिनिधि सभा। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। फिर भी सदन में इसके चुनाव की औपचारिक कानूनी कार्यवाही की जाती है। स्पीकर साधारणतः कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं बल्कि बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में यह परंपरा अवश्य स्थापित होगी कि यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दल का बहुमत हो जाए तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर दिया जाता है। यदि पहले का अल्पमत दल बहुमत में आ जाए तो उसके द्वारा अपने उम्मीदवार को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार से स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। पहला है सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर जो है प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उस दिन से कार्यक्रम की घोषणा करता है। उसे यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी अनुपस्थिति में वह सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष के रूप में वह सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। स्पीकर की यह शक्ति महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा यह अधिकार प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसके सदस्यों का बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हों। इस संबंध में उसके मार्गदर्शन हेतु सदन के कुछ नियम निश्चित हैं। सदन में दूसरा जो कार्य है स्पीकर का वो है सदन में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, अनुशासन जिससे कि बना रहे। सदन में अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखना और शांति स्थापित करने का दायित्व है, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन की जो कार्रवाई है वो चले, अशांति न हो। इस प्रकार से अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उस स्पीकर जो है बाहर कर सकता है। और यदि कोई सदस्य कार्यवाही की अवस्था उत्पन्न करे तो सदन को इस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। वह स्वयं किसी सदस्य को दंडित नहीं कर सकता। सदस्यों को दंडित करने का कार्य पूरे सदन ही कर सकता है। अगली जो शक्तियां हैं स्पीकर की वो है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता था, उन्हें लागू करता है। उसे अपना यह महत्वपूर्ण कार्य अन्य नियमों के अंतर्गत ही करना होता है। अगला जो कार्य है स्पीकर का वो है निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। स्पीकर को उससे मत देने का अधिकार नहीं होता। किसी भी मुद्दे पर परिणाम घोषित होने में उसमें वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार जो है बहस में और परिणाम में वोटिंग करने का अधिकार जो है स्पीकर को नहीं है। लेकिन किसी प्रस्ताव पर बराबर मत आ जाए पक्ष और विपक्ष में तो उस समय निर्णायक मत के रूप में कास्टिंग वोट जो है स्पीकर देता है, उसके आधार पर परिणाम की घोषणा होती है।
अगला जो कार्य है स्पीकर का वो है परिणामों की घोषणा करना। विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। ये सभी प्रस्ताव लेख जो है वो विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से स्पीकर जो है अपने दल का नेता भी होता है। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। वह संपूर्ण सदन की समिति के रूप में इकट्ठे रहता है। तो उस समय स्पीकर उसकी अध्यक्षता नहीं करता तथा वाद विवाद से अधिक सक्रिय रूप में वह भाग ले सकता है। इस प्रकार से स्पीकर जो है स्पीकर का पद कभी भी अधिक महत्व का और कभी साधारण महत्व का होता है। इसकी स्थिति पदाधिकारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल तथा देश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस प्रकार से स्पीकर के व्यक्तित्व पर निर्भर है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कितनी प्रभावशाली रूप से सदन में व्यवस्था बनाने के लिए करता है और समानतापूर्वक व्यवहार जो है सदस्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव वो नहीं करता है। उसकी भूमिका इस आधार पर निश्चित होती है। इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के गठन और स्पीकर की शक्तियों के पश्चात कल हम प्रतिनिधि सभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।